नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन इंटरनेशनल फ़कीरों की जिन्होंने पूरे झंडे गाड़े हुए हैं अपनी फ़कीरी और अपनी भीख मांगने की कला से। हमारे साथ हैं सुमित पीर जी। स्वागत करें सुमित पीर जी का। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आपने बुलाया, आपका आभार और सबको साधुवाद। तो इस समय पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बल्ले बल्ले हो रहा है, अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसकी जो इंटरनेशनल फ़कीरी है वो कामयाब हुई और उसने कोई वायदे वायदे 9.7 बिलियन डॉलर के वायदे जो हैं वो अचीव कर लिए। आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आभार। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। संजय सर, एक हमारे गाना था, हम इंटरनेशनल भिखारी, कमीज नहीं तो कॉलर ही चलेगा। अब इनको अब वो जॉनी वॉकर साहब का गाना होता था, इन्हें तो कॉलर देने का वादा मिला, कॉलर भी नहीं मिला। अगर आप इनकी स्थिति को देखें, अभी जो सारी सिचुएशन मैंने एनालाइज की थी, इनका डेट है 130 बिलियन डॉलर। 130 बिलियन डॉलर इन्हें मार्च तक चाहिए 13 से 16 बिलियन डॉलर का कैश। सच्चाई ये है, दे हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। ये उसको छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कवायद कर रहे हैं। और ये जितना भी पैसे की ये बात करे, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 4.2 बिलियन डॉलर, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 3 साल, कोई ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल, कोई ओवर अ पीरियड ऑफ 5 साल। और इसमें से 90% पैसा सर इज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इट्स नॉट कैश इन द बैंक। व्हाट दे नीड इज कैश इन द बैंक। उन्हें चाहिए पैसा बैंक में। और आसिम मुनीर, मेरे सुनने में आया, कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि वो सऊदी अरब क्यों गए थे। सऊदी अरब वो इसलिए गया है, वो दे ऑलरेडी डिफॉल्टेड। सऊदियों ने बोला था 4 बिलियन देंगे, नहीं दिया। चाइना ने बोला 10 बिलियन देंगे, नहीं दिया। बहाना बनाया, जब तक आईएमएफ पैसा नहीं देगा तब तक हम आपको पैसा नहीं देंगे। अब जो इनकी परिस्थिति है, 16 बिलियन तो इन्हें मार्च तक चाहिए, अभी इनके पास है 2.5 महीना। डिफॉल्ट हो चुका, 4.5 बिलियन से भी कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिला के। अब वो इसलिए गया था क्योंकि आज मेरे सुनने में सऊदी शेखों को कुछ इंटरनल वहां प्रॉब्लम्स है। उन्हें एक हाई लेवल के पीएसओ चाहिए। अब वो जो नॉर्मल गार्ड्स है, पुलिस पुलिस होती है, उनसे उनका काम नहीं चलेगा। उन्हें कहा हमें ना ये मिलिट्री ट्रेंड कमांडो चाहिए, और बिल्कुल मतलब जान देने वाले कमांडो चाहिए। अब ऐसे सरकारी पीएसओ कहाँ मिलते हैं? अब ऐसे सरकारी पीएसओ मिलते हैं पाकिस्तान में। और अभी आपने सुना होगा फौजी तंजीम शाहीन शाहीन फाउंडेशन, ये 4 है, नेवी की भी, एयरफोर्स की, काफी बिजनेस करते हैं। अब इन्होंने पीएसओ वाला काम भी शुरू किया संजय सर। ये अब अच्छा। लोगों को पीएसओ देने का काम कर, और उन पीएसओ में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी कमांडो है। अब एसएसजी कमांडो तालिबान से नहीं लड़ेंगे, वो अरब शेखों के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल लेंगे, उनको उसमें बिठाएंगे, घुमाएंगे, उनके बच्चों के साथ ट्यूशन जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, मतलब ऑन अ लाइटर नोट। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू डू। 3,000 लोग डिप्लॉय होंगे यहाँ सऊदी अरब में। और उसमें शिया सुन्नी का झगड़ा अलग है, कह रहे हैं हमें शिया नहीं चाहिए, हमें सुन्नी चाहिए, हमें अहमदिया नहीं चाहिए, वो एक झगड़ा अलग सुलटा रहे। इन रिटर्न ऑफ दैट हम आपको 450 मिलियन डॉलर देंगे साल का। 400 वो दे सकते हैं, सऊदियों के पास पैसा है। तो अब आसिम मुनीर, जहां जंग चल रही उसके दरवाजे पे, जहां तहरीक तालिबान ने वाट लगा रखी, आप देखिए मजबूरी, ऐसी क्या मजबूरी कि वो जंग छोड़ के सऊदी अरब पहुंच गए। तो बिकॉज डिफॉल्ट हो गया, अगर सऊदियों का ये 450 मिलियन डॉलर कैश, यहाँ इंपॉर्टेंट है कैश, अगर कुछ कैश आता है तो वो डिफॉल्ट को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, डिफॉल्ट हाइड हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट हो गया तो पाकिस्तान के टूटने की कवायद शुरू हो जाएगी। बाकी ये जो इंटरनेशनल भिखारी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 9.5 बिलियन के तो वादे मिले सर, कोई पैसा थोड़ी ना मिला। दे नीड कैश इन द बैंक। पैसा है कहाँ, कैश कहाँ से आएगा? और मुझे बताइए, इनका ऑल वेदर फ्रंट चाइना इन्हें छोड़ गया। जब फ्लड आई थी, 70,000 डॉलर दे गया था बस। सऊदी लगभग लगभग इनसे हाथ धो चुके हैं। इनके सेंट्रल बैंक में कम से कम आज कल परसों में 5 मिलियन डॉलर आना चाहिए जिंदा रहने के लिए। वो पैसा है कहाँ? ये जो दुनिया को ये बेवकूफ बना रहे, पैसा आ गया, पैसा आ गया, कौन सा पैसा आ गया? किसने पैसा दे दिया तुम्हें? और तुम्हें पैसा देगा क्यों? दुनिया को तुम्हारी जरूरत है क्यों? व्हाई डज वर्ल्ड नीड पाकिस्तान? एंड अगर आप देखिए, फ्लड का एक कहते जी हमारा 20 बिलियन डॉलर का लॉस है, हमें जो लोन देने 13 बिलियन डॉलर के, कंट्री चलाने के लिए हमें चाहिए जी और करीब 10-15 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर। चलिए कोई बात नहीं, दुनिया में किसी ने दे भी दिए। संजय सर, ये रिटर्न कहां से करेंगे? इनका प्लान क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक आउटलुक? हाउ डू दे प्लान टू रिटर्न दिस मनी? पैसा रिटर्न कहां से होगा, वो तो पता ही नहीं किसी को। पाकिस्तान की दुनिया को जरूरत क्या है? व्हाई डज वर्ल्ड नीड पाकिस्तान? कौन सी ऐसी 5, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 51 चीजें ये बनाते जिसके लिए दुनिया इन पे डिपेंडेंट है?
डिपेंडेंस इनकी किसी पे है नहीं, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है नहीं, ये तो एंडलेस वेल है। आज आप 11 डालो 11 खप जाएंगे, 12 डालो 12 खप जाएंगे। हाँ वैसे आसिम मुनीर की को भी तो बिलियनर बनना है ना सर। बाजवा साहब तो जाते जाते बिलियनर बन गए, उनकी वाइफ के अकाउंट में $600 मिलियन आ गए, और वो टैक्स पेयर नहीं थी 5 साल पहले। अब ऐसा चमत्कार आसिम मुनीर को भी करना है, और आसिम मुनीर बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, बहुत इधर उधर घूमेंगे कि हमें भी तो बिलियनर बनना, उनके साड़ू सद्दी संधि जो है उन्हें भी बिलियनर बनना है, सबको अमीर होना है, और दुनिया पैसे देगी। पर सच्चाई ये भी है कि इस पैसे से कुछ होगा नहीं, देयर इज नो रिवाइवल प्लान, कंट्री खत्म हो चुकी है। आप वेंटिलेटर वो लगे वाले बंदे को 4 मशीनें और लगा दो, बेसिकली द हार्ट्स एंड लंग्स आर नॉट वर्किंग, आप उनको मशीन से चला रहे हो। मशीन से कब तक चलाओगे? आप कौन सा चमत्कार करोगे जो आपने 75 साल में नहीं किया, जो आप कर लोगे? व्हाट ट्रिक आर यू गोइंग टू पुल आउट? कौन सी ऐसी आपके पास एक ट्रिक है? और बाय द वे, जब ये सारा चीज फेल होता है, ये इस्लामिक बैंकिंग वालों के पास क्यों नहीं जाते? जाते आईएमएफ के पास है, जाते वर्ल्ड बैंक के पास है, जाते अमेरिकन इदारों के पास है। वैसे बड़ा इस्लाम इस्लाम करते, इस्लामिक बैंकिंग, शरिया, उम्मा, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। पर जब पैसे की बात आती है, फ्रेंचाइजी लेने हो पापा जॉन की, और पैसा लेना आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का। और मेरे तो ये भी सुनने में चाइनीज से पैसे की जो बात हो रही है, 9.7% पर एनम, 9.7% पर एनम, सुनिएगा। हमें जापान ने बुलेट ट्रेन का पैसा दिया 0.01% पे, इनका है 9%, 9.6% पर एनम। और 4 बंदे बैठेंगे चाइना के इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और हर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में एक एक बंदा बैठेगा। तो दे आर सेलिंग देयर सॉवरेनिटी टू चाइना फॉर पीनट्स। पहले 65 बिलियन के चक्कर में तो उन्होंने सीपैक भेज दिया, अब मिनिस्ट्री में बंदे बिठा रहे हैं ये 10 बिलियन के चक्कर में। और चाइना की नजर कहाँ सर? चाइना तो लोन उसी को देता ना जो वापस नहीं दे सकता, चाइना का रूल है। चाइना की नजर 3 चीजों पे, मैं इनके चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ, जर, जमीन और जोरू, तीनों पे चीनियों की नजर है, और ये इस चीज को फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं। दे आर लिटरली फैसिलिटेटिंग दैट। मतलब अब इनका क्या कहें। और पर गजवाए हिंद का की मानसिकता पूरी पूरी अब भी है। अब भी इनके यहाँ कुछ लोग हैं, कहते हैं अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान में आ गया और यहाँ जीत गया, फिर इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे और गजवाए हिंद करेंगे। उन्हें पता नहीं हिंदुस्तान के पास 13 लाख की फौज है, यहाँ जो भी आएगा यहाँ से वापस नहीं जाएगा, सबकी कब्रें यही बना देंगे। ये चीज भूल गए, 4 जंग लड़ने के बाद भी ये चीज भूल गए। पर वही मेंटेलिटी, गजवाए, वही मेंटेलिटी। एक चीज कोई आंसर नहीं देता संजय सर किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल पे, Why does world need Pakistan? आप दुनिया के लिए कर क्या रहे हो except liability? You are the begging ball of the world. Why does world need you? अगर आप 4 हिस्सों में डिसइंटीग्रेट होगे शायद आप सर्वाइव करो। बट वही है, अब पैसे आएंगे तो बर्मिंगम में प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे, मियामी में प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे, दुबई के रियल एस्टेट वालों का फायदा होगा। अब एक और बाय द लास्ट चीज ये बोलूंगा, अब नया बिजनेस शुरू किया है। अब दुनिया में किसी को भी उच्च स्तर के पीएसओ चाहिए, और उसमें भी आप कह सकते हैं शिया चाहिए, सुन्नी चाहिए, अहमदिया चाहिए, नहीं वो नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। इसका क्रिस क्रॉस आपको चाहिए, तो यू हैव टू लुक एट, यू हैव टू राइट टू जनरल आसिम मुनीर, द बिगेस्ट पीएसओ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द वर्ल्ड जी। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं चूंकि फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी काम कर चुका हूँ, ये इंटरनेशनल लोन्स वगैरह भी मैंने नेगोशिएट किए हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि साहब $9.7 बिलियन एड, इसको ये क्लासिफाई करके नहीं बता रहे, क्योंकि जी जो भी इंटरनेशनल एड होती है उसके कई कंपोनेंट होते हैं, और उसमें कुछ तो कंसेशनल लोन्स होते हैं, और कुछ जो है वो फाइनेंशियल लोन्स होते हैं, और कुछ जो है वो ग्रांट इन एड होते हैं। तो जो ग्रांट इन एड होता है उसको वापस नहीं करना होता है। राइट इनको जो कुछ मिल रहा है वो 90 से 95% इनको एज अ लोन मिल रहा है। करेक्ट में कुछ कंसेशनल लोन है और कुछ नॉर्मल इंटरनेशनल लोन है। और बताएं आपको, इसमें हुआ ये है कि जो पहले से इनके जो लोन नेगोशिएटेड थे एडीबी से और वर्ल्ड बैंक से, उन लोन्स को रीपर्पस कर दिया गया है। रीपर्पस करने का मतलब कि जो ओरिजिनल जिस कार्य के लिए वो लोन दिए गए थे उससे हटा के और उसको इस कार्य के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। तो एक इसमें से कोई 4.2 बिलियन डॉलर तो सऊदी बैंक दे रहा है, वो केवल इनके रिजर्व को शोर अप करने के लिए देगा। आप समझ रहे हैं ना? जी मतलब ये कि उसको आप यूज नहीं कर सकते, वो सिर्फ
आप आईएमएफ को दिखाने के लिए वहाँ पर रखेंगे और नाम ये है कि साहब उसको ये यूज़ करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। तो वो हटा दीजिए तो कुल $5 बिलियन, वो भी ओवर 3 इयर्स। ओवर, करेक्ट, ओवर 3 ओवर इयर्स, 3 इयर्स। ओवर 3 इयर्स। तो आज दुकान कहाँ से चलेगी? तो आज वो भी प्रोजेक्ट लोन है 90% से ऊपर। प्रोजेक्ट लोन है, 90% प्रोजेक्ट लोन ओवर 3 इयर्स, तो दुकान कहाँ से चलेगी? अभी संजय सर, आटा जो है 3100-3200 रुपए का 20 किलो, उसके लिए भी आपके पास क्लाशनिकॉफ चाहिए, क्योंकि 3200 रुपए जेब में होना बहुत नहीं, आप क्लाशनिकॉफ लेके जाओगे कि सब क्लाशनिकॉफ लेके आटा खरीद रहे हैं। यह हालत है। चिकन 1000 रुपए किलो, और मैंने सुना अफगानिस्तान में तो 15,000 रुपए बोरी बिक रही है 20 किलो आटे की। पर पर तहरीक तालिबान पे अब भी इनका पूरा उम्मीद है वो आएंगे, फिर हम गजवा हिंद करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, हालत तो इनकी ये है। अब ऐसी परिस्थिति में ये देश क्या चलाएंगे, और ये जो दुनिया को बेवकूफ और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने का काम करें। 9.5 बिलियन, कौन सा 9.5 बिलियन? हैज द मनी हिट योर बैंक? नो। विल द मनी हिट योर बैंक? नो। अगर पैसा आना होता तो आसिम मुनीर सऊदी में क्या कर रहे होते? यहाँ तो 9.5 बिलियन आ गए, घर आ जाओ ना। फिर पीएसओ वाला बिजनेस क्यों शुरू कर दिया? आज पाकिस्तान की फौज की दिक्कत यह है संजय सर, तहरीक तालिबान से लड़ नहीं सकती। ऐसा नहीं कंपिटेंट नहीं है, लड़ सकती तहरीक तालिबान से, पर दिक्कत ये 3 दिन का एम्यूनिशन बचा है। अगर वहां खत्म हो गए तो हम यहाँ से पीओके भी ले लेंगे। तो वो भी तो एम्यूनिशन भी तो यूक्रेन को बेच दिया ना। और यूक्रेन पे हथियार स्मगल करने का अड्डा पाकिस्तान है। पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार स्मगल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि चाय नहीं मिल रही, कह रहे सब्जियां नहीं मिल रही। उस पर छोड़िए आप, अब दूसरा एंगल आता है इसमें। इनका जो ये अजीब जो मिलिट्री, जो है मिलिट्री मुल्ला इंटरनेशनल है, जो ये मुल्ला सब चलाते हैं, आज एक विडंबना है सर यहाँ पे पाकिस्तान में। आपने सीनियर भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, बेनजीर को मरवा दिया। बिलावल भुट्टो को ये नहीं पता, या ये पता है कि किसने किसको मरवाया, वो उन्हीं के साथ घूमता है, कोई बात नहीं। आज जब यहां पॉलिटिशियन फेल होता, आप उसको फांसी चढ़ा देते हो, कहते भाई तेरी गलती हुई। पॉलिटिशियन बनाने वाला एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियन उतारने वाला एस्टेब्लिशमेंट, वीडियो टेप बनाने वाला एस्टेब्लिशमेंट, क्लिपों को रिलीज करने वाला एस्टेब्लिशमेंट, और किसकी क्लिप किस दिन रिलीज करते हो कि वीडियो एडिटर भी इनके यहाँ, जो ये डिसाइड करता है, और एक डायरेक्टर लेवल का बंदा है कि टीआरपी किसका कम है किसका ज्यादा, उसके हिसाब से क्लिप रिलीज करते हैं। पर जब फेलियर आता है स्टेट का, जब स्टेट फेल हो रहा है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन की गलती है। अब पहले इमरान खान विलन था, उससे पहले शरीफ विलन था, शरीफ हीरो बन गया, पहले एक दिन भुट्टो हीरो था, फिर भुट्टो विलन बन जाएगा, फिर जरदारी हीरो था, फिर जरदारी विलन बन जाएगा। पर ये जो पीछे एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, ये तो वहीं के वहीं खड़े हैं। ये कौन सी कंट्री ऐसी है वेयर एस्टेब्लिशमेंट टेक्स ऑल द क्रेडिट, व्हेन देयर इज अ फेलियर दे आर आउट ऑफ द फेलियर। और ये जो 4 इनकी तंजीमें हैं, शाहीन और एक और 2 का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो मिला के, और फौजी तंजीम मिला के, दे आर कंट्रोलिंग 20-25% ऑफ द जीडीपी ना। मुझे पहले पता था 15% है। जब मैंने इसमें और रिसर्च किया तो मुझे लगा 25 से 26% जीडीपी उन्होंने कंट्रोल कर रखा। हर छोटे बड़े काम में ये है, पैसा ये कमा रहे हैं। और ये जो शहबाज शरीफ वगैरह है, कल को इसको हटा के किसी और को बिठा देंगे। बट सवाल ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये शो पाकिस्तान में भी देखा जाएगा, उन ये हम सवाल ये पूछते हैं कि जिसने आपको इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो आपकी मिलिट्री है। क्या मिलिट्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? क्या एस्टेब्लिशमेंट का जिम्मेदार नहीं है? क्या एस्टेब्लिशमेंट का काम सिर्फ अपने बिलियनर होना और पाकिस्तान से निकलना? लास्ट ईयर आपके 73 जनरल कनाडा इमिग्रेट करके, 73 बड़े अफसर आप कनाडा इमिग्रेट करके, वन ऑफ द कंट्री जहां सबसे ज्यादा फौजी कनाडा इमिग्रेट करे वो आपकी कंट्री है। तो ये देखिए आप कर क्या रहे हैं। ये कैसा सिस्टम आपने बना दिया है कि पॉलिटिशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उसकी गर्दन भी आप उसको फांसी के तख्ते पे भी लटका देते हो, पर जो मिलिट्री वो एस्टेब्लिशमेंट किसी की नहीं है। अब आप कहते हो पॉलिटिशियन करप्ट है, पर यहाँ किसी की हिम्मत है कहना कि बाजवा साहब करप्ट है? नहीं बोलेंगे। उनकी बीबी के अकाउंट में $600 मिलियन कहाँ से? कोई नहीं बोलेगा। सब चुप है, और लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और एक चीज है संजय सर, you have petrol you will win influence, you have arms, you will win friends, but if you don't have food, you will lose your people. पाकिस्तान उस कगार पे आ गया, अब लोग रिवोल्ट करे। गिलगित बाल्चिस्तान में पीओके में कह रहे पाकिस्तानी यहाँ क्या करने आ रहे, रेंजर्स यहाँ क्या करने आ रहे, तुम्हारा यहाँ काम क्या? मोदी जी के नारे लग रहे हैं वहां पे। अब ये इनके लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ होगी? मोदी जी के नारे लग रहे, कह रहे इंडिया आके हमें लिबरेट कर लो। इनकी तो ये हालत हो गई है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कंट्री को चलाएंगे कैसे? $10 मिलियन क्वेश्चन कि चलाएंगे कैसे? नेक्स्ट क्या? आज पैसे मान लीजिए, चलिए आप भी
पैसे ट्रांसफर कर दे आज, हाइपोथेटिकली, नेक्स्ट डे क्या होगा? 1 महीने बाद फिर पैसा खत्म होगा, फिर कौन करेगा? फिर क्या करेंगे? इन्फ्लेशन 35% क्रॉस कर चुकी है, व्हिच इज हाइपर इन्फ्लेशन। संजय सर, एक बार हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो इन्फ्लेशन वाइज दे आर डेड, प्रोडक्टिविटी वाइज दे आर डेड। सारे कारखाने बंद हो गए, कोई एलसी नहीं खुल रही, कोई कुछ नहीं खुल रही, गाड़ियां नहीं बन रही। और मुझे एक और चीज पता लगा, इनके एक चमन बॉर्डर है, वहां भी अजीब से चमन खुलते हैं। ये जितनी यूरोप में गाड़ियां चोरी होती है वो आती है चमन बॉर्डर। चमन बॉर्डर से गाड़ी ले लेते हैं, एक कबाड़ गाड़ी ले लेते हैं, उसको स्क्रैप कर देते हैं, उसके चेसिस पे एक नई गाड़ी, चोरी हुई गाड़ी को सेट कर देते हैं और उसे बोलते हैं 0 मीटर गाड़ी। तो अब पाकिस्तान में फैक्ट्री में गाड़ी नहीं बनती, आजकल पाकिस्तान में वर्कशॉप में गाड़ी बनती है, 0 मीटर गाड़ी। मतलब अभी एक बेंटले चोरी हुई थी यूके में, वो मिलती है पाकिस्तान में। सुनिए, यूके में चोरी होके मिलती है पाकिस्तान में। अब जो मुशर्रफ ने सही कहा था कि जो भी कहीं आतंकवादी है, जो भी चोर उचक्का है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते तब तो उन्हें तकलीफ होती है। अब तो दुनिया को दिख रहा है पाकिस्तान में सब मिल रहे हैं। बस ये है कि दे हैव अ स्ट्रेटेजिक लिवरेज। जब अगर यूएस की बात करें, यूएस के पर्सपेक्टिव से इनका स्ट्रेटेजिक लिवरेज है विज़-अ-वी ईरान, इंडिया एंड चाइना, इसलिए यूएस इनको थोड़ा खड़ा रख रहा है, थोड़ा पाल रहा है। माइनस दैट देयर आर न्यूसेंस वैल्यू। और ऐसा निकम्मा मुल्क किसी के काम का नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। यहाँ तो अपनों ने अपनों को ठगा है सर। अब आजकल वीडियो चला रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था हम तुम्हें वो कर देंगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, हम तुम्हें एक पाकिस्तान की हेगड़ी निकाली। मैं तुम्हारे कर्मकांड ऐसे, तुम्हारे जनरल पैसा चुराते, तुम्हारा हर कोई कंट्री को बेच के खा रहा है। भाई हमने तो आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया, बात खत्म। बाकी जो आपने किया अपना, आपके कर्मकांड खराब है। हमने बोला था क्या कि हमने कि वाजपेयी साहब की बीवी के अकाउंट में 600 मिलियन डाले थे क्या? 600 मिलियन डॉलर। वो पूछो ना कहां से आए 600 मिलियन डॉलर। वो कोई नहीं पूछेगा, उस चीजों पे कोई नहीं जाएगा। 35% इन्फ्लेशन हमने कराई है, तुम्हारे यहाँ आटा नहीं मिल रहा। मैं रहता था सर सिंगापुर में, साइप्रस में, जो बासमती चावल मिलता था वो मिलता था पाकिस्तानी, इंडिया नहीं आता था उन दिनों। वहां पाकिस्तान वाज नंबर 2nd और 3rd एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन, और आज वही पाकिस्तान नेट इंपोर्टर बन गया। उसी पाकिस्तान को आज मैंने कल सुना कि रशिया से एक शिप आई है, वीट मंगाई है रशिया से, और वो वीट कितने में आ रहा है? 3 गुना कीमत में आ रहा है। जो हमारे यहाँ CD 100 हीरो होंडा होती थी 15-20 साल पहले, अब वो पाकिस्तान में बिक रही है। अब वो पाकिस्तान में बिक रही है आज की डेट में। 20 साल पहले जो हमने आउटडेट कर दी, जो होंडा सिटी के मॉडल हमने 10 साल पहले छोड़ दिया, वो पाकिस्तान में बिक रहे। कुछ साल पहले तक तो मारुति 800 भी बिकती थी पाकिस्तान में। ये तो इनकी हालत है। पर वही है कि रस्सी जल गई, भर नहीं गया। बस वही, आतंकवादी बेचने कम नहीं हुए, लॉन्च पैड्स तैयार हैं, ड्रोनों से हथियार बेच रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। और एक चीज और है सर, जो दुनिया में नार्को डॉलर है, 45% कंट्रीब्यूटर तो पाकिस्तान है। अब जो जितना भी डीप स्टेट है वो तो हमेशा चाहता है नार्को डॉलर चलता रहे। अगर नार्को डॉलर को चलाना है तो दो चीजों को जिंदा रखना पड़ेगा, एक ISI को और एक पाकिस्तान को। क्योंकि अफगानिस्तान में से कोकेन निकाला, उसको लैब्स में भेजना, प्रोसेस कराना और दुनिया में बेचना, इन दोनों, ये जो चचेरे भाई है ISI और पाकिस्तान, इन दोनों के बिना तो नहीं होगा। So 45% of the narco trade which is emanating from Afghanistan depends on ISI और पाकिस्तान। ये सबसे बड़े ड्रग पैडलर है दुनिया में, और इनको कोई कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जिंदा रख देता है, इनका काम चलता रहता है। और ये सुधरेंगे नहीं संजय सर, इन्हें काम यही करना है। वही 4-5 लॉजिक है, इस्लाम का चूरन बेचो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, धंधा करो, ऐश करो, रिटायरमेंट हो जाओ, पाकिस्तान से कल्टी हो जाओ। सिंपल क्लियर मॉडल है। और आज फौजी को तो नहीं, फौजी के लिए तो सब आटा सब है, लुई विटॉन के बैग भी है, गुची भी है, परफ्यूम भी है, सब कुछ है उनके लिए। पर जो गरीब आदमी जो सड़क पे मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, वो तो गरीब है, वो तो पैदा ही हुआ मरने के लिए, तो ऐसा मानते हैं। ये इनकी मेंटेलिटी है। कहाँ तक लड़े सर, कहाँ तक इनको दुनिया बचाए। जी, अभी मैंने एक डॉन में एक आर्टिकल पढ़ा था, परवेज हुद भाई जी का, जानते होंगे, काफी अच्छे सुलझे हुए विचारक हैं, साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल की हेडिंग थी कि TTP इज अनडिफीटेबल। अब आप देखिए वो क्या कहते हैं कि TTP इज अनडिफीटेबल, और उसमें कुछ बात तो ये है कि जो इन्होंने जिसको पैदा किया, और वो इनमें दोनों में वही क्या बोलते हैं बास्टर्ड चाइल्ड और इलेजिटिमेट फादर वाली रिलेशनशिप है। तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे में इतने गुथे हुए कि वो एक दूसरे को नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरा जो उन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बताया, क्यों नहीं डिफीट कर सकते, वो इसलिए क्योंकि भारत के खिलाफ तो वो इस्लाम का यूज कर लेते हैं,
और ग़ज़वाए हिंद का यूज़ कर लेते हैं। और पूरी की पूरी जो उनकी सोल्जरी है, जो उनकी जो जवान हैं और उनके जो आपके जो ख़ास तौर से जो मिडल रैंकिंग ऑफ़िसर हैं, जो लीड करते हैं, जर्नैल नहीं, जो लीड करते हैं बैटल में, वो सारे के सारे इस थॉट से गुथे हुए हैं कि भई ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे इस्लामी भाई हैं। ये तो अब्दाली के वंशज हैं और हम तो अब्दाली के लिए ही पैदा हुए थे। ये कोई हम हिंदुस्तान के हम कोई हमारे पूर्वज कोई हिंदू थोड़ी थे। हम तो अब्दाली के चले हैं, हम तो गज़नवी को और गोरी को अपना हीरो मानते हैं, तो हम इनके साथ कैसे लड़ सकते हैं? तो ये जो उनका मोराल है, वो डाउन है, एक चीज़। दूसरा जो पंजाबी है, उसको बहुत डर लगता है कि साहब कि अगर अफ़गान के हाथ में पड़ गए, तो उसके हरम में चले जाएँगे। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। नहीं, तो ये सही कह रहे हैं सर आप। तो ये तो ये जो इनकी सर, मैं कल भी मैं टीवी चैनल पे था, तो मैंने कहा यार, जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो 99% कन्वर्टेड हिंदू है। तो एक वहाँ भाई साहब बैठे थे, उनको थोड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा हिस्ट्री जो उठा के देख लीजिए, तो 99% ऑफ कन्वर्टेड हिंदू है। तो ये जो वहाँ का मुसलमान है, कौन सा सऊदी अरब से चल के आया था सर? मुसलमान तो वो वहीं का है ना, डीएनए तो सेम है ना, कन्वर्टेड तो है आप इससे क्यों भाग रहे हैं? ये अब्दाली और अब्दाली से रिश्ता जोड़ के आप कोई अरब थोड़ी ना हो जाओगे। वो तो आपको मानते ही नहीं है। और यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गया, उसको तो आज की डेट में भी महाजिर मानते हैं। सऊदी अरब वाले तो कहते हैं आप मुसलमान हो ही नहीं, आप तो पूरे मुसलमान ही नहीं हो। शिया आपके मुसलमान नहीं, अहमदिया आपके मुसलमान नहीं, अरे बोहरा आपके एक बात आपको ऐड करूँ, एक एक ही, अभी तो वहाँ ये डिस्कशन चल रहा है कि ये जो सैयद असद मुनीर है, इनका सीओएस, कि साहब कि ये तो शिया है, ये कैसे हमारा कायद हो सकता है, ये हमारा लीडर कैसे हो सकता है? ये भी एक चर्चा चल रही है। तो मतलब इतना डिवीजन विद इन द सोसाइटी है। हिंदू मुसलमान तो बहुत दूर की बात आती है, पहले तो अपने ये सिस्टम बदले। अगर आप इनमें से किसी को बोलिए अपना फैमिली ट्री बनाइए, लिखिए 10 जनरेशनों का नाम हिंदू निकला, हिंदू हिंदू पे एंसेस्टर निकल आएगा। तो इस चीज से ये कॉन्स्टेंटली बचते हैं, भागते हैं। इनको बेसिकली डर क्या लग रहा है, मैं आपको बताऊं। ये जो तहरीक तालिबान है, ये है जिहादी, एब्सोल्यूट फिदायीन लोग हैं। ये तो मरने के लिए पैदा होते हैं। इनको कहता हमें तो, हम तो लड़ाई में जा रहे हैं, हमें सीधा मरेंगे, सीधा 72 उरे मिलेंगे। देखिए वहां तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे कुछ मिल नहीं रहा, खाने का भी सिस्टम किताब खराब है। अब इनका आइडिया ये है कि भाई अगर हम सीधा निकल गए ऊपर, तो इनको तो फिर वही पे वही पूरे पूरे मिलनी है सारी। इसलिए वो तो मरने ही आते हैं। अब ये यहाँ का जो फौजी है संजय सर, पाकिस्तान को, वो व्यापारी है। फौजी तो वो दिखाने को व्यापार करता, सबसे बड़ा बिजनेसमैन वही है, कॉलगोरमेट तो वही है सबसे बड़ा। अब उसकी आज जिंदगी, उसके पास बेंटली है, वो रईस है, रईस, जूते कपड़े इंटरनेशनल ब्रांड पहनाता, मियामी में रहता, बीच हाउस भी है, स्की हाउस भी है, फार्म हाउस भी है, घोड़े गाड़ी लाव लश्कर सब है। वो मरने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ है। वो कहता है यार मैं क्यों मरूं इनके हाथ। और इनका जो आपका पॉइंट था, ये जो पठानों की आदत होती है, ये क्या कहते थे आप उनको, बच्चाबाजी की। अच्छा। तो इनको वो भी डर लगता है यार, ये पठानों ने पकड़ लिया तो दिक्कत वहां भी हो जाएगी। वैसे हमारे भी पठान वठान रिलीज हो रही है वैसे, तो क्या है, वो उसके उसका तो भविष्य जो है वो तय हो चुका है। तो ये तो पठानों के का ये ट्रेट ना बहुत, काफी लोगों को नहीं पता कि भाई ये पठानों का ये भी ट्रेट है। वैसे वो शाहरुख खान भी जो है ना, वो फेक पठान है। वो अच्छा, वो तो अभी मैं देख रहा था उसका, उसकी जो है वो हिस्ट्री खुल गई, किसी ने जाके उसके जो चाचा-वाचा थे पेशावर में, उनका इंटरव्यू कर लिया, तो बताया कि भाई ये तो कश्मीर से आए थे, इसका नाम तो शाहरुख खान नहीं है, इसका नाम तो शाहरुख मीर है। और अच्छा, ये अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी जो छुपाता है, इसलिए इसको बड़ा भारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो खान कर के और बार-बार जो है अपने आप को पठान बताने की कोशिश करता है। वो झूठ भी इसका खुल गया है, तो अच्छा, फेक पठान। अच्छा, अच्छा, ये भी है। अब ये पठानों की जो आदतें हैं, अब ये पाकिस्तान की फौज को पता है। अब इसी से पाकिस्तान की फौज बच रही है। कह रहा है यार हमें मरना नहीं और हमें हरम में भी नहीं जाना, दोनों ही काम नहीं करने, तो बेस्ट क्या है। मैंने ये भी सुना, मैं कल कह रहे हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए ऐसी निकम्मी और नपुंसक हो गई है फौज। 8,000 जहादी आपके बॉर्डर पे खड़े हैं, आपको ललकार रहे हैं और आप लड़ने को तैयार नहीं हो। आपके आसिम मुनीर जा रहे हैं पीएसओ को कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए। ये तो हालत है। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो इस्लामिक बॉम्ब है, जिससे ये दुनिया को डराते हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, जी इस्लामिक बॉम्ब, वो किस काम का?
क्या करेंगे उसको? और वो जो शेख रशीद कहते थे हमारे यहाँ 250 किलो, 250 ग्राम, 300 ग्राम का बॉम्ब वो अभी यूज क्यों नहीं करते? या उस बॉम्ब में कोई ऐसी चाबी लगी है वो काफिरों के अगेंस्ट यूज होगा। और आज नया पैंतरा है संजय सर, आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, इनका नरम पड़ गया, बड़े कह रहे जी हमें भारत से ट्रेड करना चाहिए, पीस की बातें करें, उसकी बातें करें, इसकी बातें करें। हिंदुओं के लिए सिंपैथी आ गई है अचानक। कारण क्या है? किसी ने इनको बता दिया, आईएसपीआर ने, आईएसआई ने, भैया भारत से ट्रेड करे बिना तुम्हारा मामला खत्म है। भारत से तुम्हें पहले एड चाहिए, अगर कहीं खड़े हो गए पैरों पे तो ट्रेड चाहिए। क्योंकि रशिया से वीट मंगाएंगे कितने में पड़ेगा, भारत से वीट मंगाएंगे तो कितने में पड़ेगा, भारत से सब्जी मंगाएंगे तो कितने में पड़ेगा। इन्हें तो हर चीज चाहिए ना, अब तो हाँ अंदर तो सारा मसला ही खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम हिंदू सिंपथ है, सिंधु हिंदू बड़े अच्छे, भारत से ट्रेड करना है, ये करना है। सच्चाई ये है संजय सर, इन्हें कोई ट्रेड वेड नहीं करना, इन्हें समझ आ गया कि पापा के बिना बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता। ये लेकिन पापा भारत को कोई गरज नहीं है इनके साथ ट्रेड करने की, क्यों करेंगे हम? मतलब ही नहीं। हम क्यों करें? देखिए, इनका हमारे साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, हमारा इनके साथ ट्रेड करना ऑप्शन है। दुनिया के किस इंडस्ट्री में भारत नंबर 1 2 3 नहीं, कल ही पेट्रोकेमिकल्स की बात करें नंबर 3 पे आ गए। मैं आपको बताऊं, एल्युमिनियम में हम नंबर 7 है वर्ल्ड में, कार्बन ब्लैक में हम नंबर 2 है दुनिया में, ऑटोमोबाइल में हम नंबर 3 हो गए। हम तो दुनिया के लेवल पे 1 2 3 का गेम खेल रहे सर, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3, और ये तो पीछे पड़े हैं। और बाय द वे, इनको इनकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं जो उनको अच्छी लगेगी सुन के, मुझे पता आपका शो जरूर देखते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ शराब बनती है, शराब नंबर 1 जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और आपको जानते हैं नंबर 2 एक्सपोर्ट कहाँ होती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यूएई को। पाकिस्तान के लिए। ये वहां से स्मगल करते हैं ना सर, स्मगल करते हैं वहां से। मैं तो इनको अभी कई बार कह चुका हूँ कि तुमसे जो बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। लेकिन वहां से उसमें भी क्या है कि इनका जो एलीट है, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके हित है उसमें। क्योंकि हाँ, जब भारत से जो ट्रेड है इनकी, वो दुबई के थ्रू होती है। हम्म, अगर डायरेक्ट होने लगेगी तो बहुत सारे लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, दुकान बंद हो जाएगी। यही तो सिस्टम है सर। अभी ईरान का माल इनके आ रहा है नंबर 2 से, भारत का माल आ रहा है इनके नंबर 2 से। खाने पीने का राशन, आटा वाटा भी सिर्फ भारत से स्मगल करवाने के चक्कर में घूम रहे हैं। इनके प्याज यहाँ अफगानिस्तान से आ रहा है। हाँ, अफगानिस्तान से आ रहा है अभी इनका प्याज। क्या? नहीं, वो ईरान से नहीं मंगा रहे, वो शिया प्याज होता है ना, शिया प्याज हजम नहीं होता, हाजमे के लिए ठीक शिया है। टमाटर को तो इन्होंने सपोर्ट किया। डिस्ट्रॉय अरे कर दिया सर, था। चाइनीज टीवी भी तोड़ देता, तो चाइना ने बोला मैं टीवी नहीं देखता, छोड़ो मैच ही मत देखो अगली बार। और कल वो रवीज राजा रो रहा था, भारत ने हमें निकाल दिया बाहर, भारत ने, भैया जो पैसे देकर चलेगी तो उसकी। अगर हम आईसीसी को, तो हमारे दम पे चलता, तुम्हारे दम पे थोड़ी ना चलता है। तुम्हारी क्या चलेगी, तुम क्या दे रहे हो? अब इनके यहाँ मुझे कोई कह रहा था, इनके कह रहे हैं आप भारत टीम नहीं बेचता। मैंने कहा क्या करेंगे तुम्हारी यहाँ टीम बेच के? मैंने कहा यार जो तुमने श्रीलंकन टीम का किया, डू वी रिस्क और नेशनल एसेट्स? कह रहे हमारे न्यूजीलैंड की टीम आई है। मैंने कहा न्यूजीलैंड की टीम आई है ना, प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी दे रखी है उसको। कराची के बाहर एक मैच नहीं किया आपने, जिस स्टेडियम में वो, उसके 2.5 किलोमीटर तक आप सड़कें बंद कर देते हो, पूरी कराची जाम हो जाती। वहां क्या 11 क्रिकेटर न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश के, उनकी सिक्योरिटी इतनी। मैंने कहा अगर इतनी सिक्योरिटी उनके लिए, आपको तो पूरी पाकिस्तान आर्मी लगानी पड़ेगी, और हमें हमें अपनी पूरी आर्मी लगानी पड़ेगी सुरक्षा के लिए अपने लोगों के। तुम्हारे यहाँ न्यूजीलैंड जैसी टीम के लिए अगर प्रेसिडेंशियल लेवल का सिक्योरिटी है और प्रोटोकॉल है, भारत के लिए तो पूरी आर्मी लगानी पड़ेगी। पर वो आर्मी लगा नहीं पाएंगे ना, सऊदी शेखों के साथ बिजी है, वो तो वहां अरे निकल गई। हम उस आर्मी पे ट्रस्ट कैसे करें? कैसे करें ट्रस्ट? हम अपने नेशनल एसेट कैसे रिस्क करें तुम्हारे यहाँ? तुमने श्रीलंका को धोखा दिया, लास्ट टाइम एम्बुश किया उनका। सर ये तो इतने जहादी तो किडनैप करके रैंसम मांग लेंगे, इनका पर भरोसा थोड़ी ना कर। हमारे नेशनल एसेट पहुंच के बोले हाँ रैंसम दो, देखो पैसे तो इनको चाहिए, कहीं हिसाब किताब इनके पास है नहीं, एड नहीं मिल रहा, ट्रेड हो नहीं रहा। वो एक बार मुझे एड और ट्रेड की बात कर रहे थे, मैंने कहा ट्रेड होता है व्यापार, एड होता है परोपकार, यानी कि एहसान। तो डोंट कंपेयर व्यापार विद परोपकार। कह रहा अच्छा अच्छा ये क्या होता है? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ट्रेड तो तुम करते हैं ना, तुम तो एड पे ही जिंदा हो, तो तुम्हें एड ही समझ आता है। ट्रेड नाम की चिड़िया आपके यहाँ घोंसला नहीं बनाती। आप तो एड पे जिंदा हो, आज ये एड दे, आज वो एड दे दे, आज वो एड दे दे। और बाय द वे, ये जो इनका सीपेक था संजय सर, ये भी धुल गया। अब चाइना का इंटरेस्ट इनके सीपेक में था, वो भी नहीं रहा। अब पता नहीं वो जो चाइनीज जिजारी थे, वो तो मुझे लगता सारे निकल लिए। अब जो भाभियां थी हमारी वहां पे, जो लोकल दुल्हनें थी, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ईश्वर जाने क्या हुआ उनका। दूल्हे तो निकल गए सारे। इनकी हालत ये है, ऐसी रेडिकलाइज सोसाइटी है, ये अब भी उल्टे सीधे प्लान बनाती है।
इनको इनको खाने को आटा नहीं है सर। आपको याद है भुट्टो ने क्या कहा था? भुट्टो ने कहा था, सीनियर भुट्टो ने, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे। देखिए एटम बॉम्ब तो बन गया, उसका कंट्रोल यूएस के पास है आधा, पर घास बिल्कुल खारे घास धड़ल्ले से उड़ रही है। और आज तो गधे और पाकिस्तानी के बीच कंपटीशन है, क्योंकि गधा तो बेचारा घास ही खाता है। अब पाकिस्तानी भी घास खाने आ गया तो गधे की पेट पे लात पड़ गई। कहता है यार अजीब बात भी हो तुम, हमारे पेट पे लात मार तुमने, ये कैसे? ये बताओ। अब गधे और पाकिस्तानी का कंपटीशन है। अब वो उस मौलाना साहब की बात मानती होती तो उसने कहा था गधे एक्सपोर्ट कर लो, कुत्ते एक्सपोर्ट कर लो, कम से कम घास में कंपटीशन तो नहीं होता ना, घास तो खुली होती। नहीं मानी मौलाना साहब की बात, उन्होंने बोला था गद्दे और कुत्ते चीनियों को एक्सपोर्ट करते। सर ये इस कंट्री का तोड़ना निश्चित है, इसका श्री गणेश हो गया है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, दिस कंट्री हैज टू ब्रेक। अगर दुनिया की हिस्ट्री में लिखा जाएगा इफ देयर इज अ क्olossal फेलियर ऑफ हाउ टू ब्रेक अप अ कंट्री और हाउ टू लूज अ कंट्री इन 75 इज पाकिस्तान। बट वही रिलीजियस सुप्रीमेसी, वही गजवा हिंद, गाजी, गजनवी, काफिर, कातिल, ये 4-5 वर्डों पे इनकी सारी दुकान चलती। इस 5 वर्ड के आगे कुछ नहीं। और मैं आपको सच बताऊं, हम यहाँ बैठ के कितनी बात करें संजय सर, हमें शायद कभी कभी जो बच्चे हैं जो थोड़े बूढ़े, उनके लिए फील भी होता है कि यार उनकी हालत खराब है, सर्दी है, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, चाल दावल नहीं, दाल नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। एक हमारा बेचारा हिंदू भाई मारा गया परसों स्टैम्पीड में, आटा लेने गया था बेचारा, उसको मार दिया इन्होंने। बट भील था, दुख तो हाँ। होता है, बट सर पता आज भी क्या है, इनके दिल आप टटोल के देखो ना, आज भी गजवा हिंदी चल रहा हो, आज भी ये सोच रहे मैंने हैं वो भारत को पूरी कैसे सोसाइटी, गिराना। वो पूरी सोसाइटी उसी तरह की है, सोसाइटी, खासतौर से पंजाब सोसाइटी की ऐसी, सोसाइटी इसी तरह की और है। और आप ये और अल देखिए तक सुमित भाई, आप ये देखिए कि ये जो आटे की जो मारामारी चल रही है, जो चारों तरफ सुर्खियों में है, पूरे पाकिस्तान में उसकी बात हो रही है। आप पूरे यूट्यूब पे जाइए तो सब आटे की बात करते दिखते हैं। हालांकि जो लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी को आटे की किल्लत है। केवल पंजाब में वो किल्लत नहीं है, बाकी हाँ। सब जगह है, पंजाब में नहीं है। आप ये देखिए कि जो भी खबरें आ रही हैं वो सिंध से आ रही हैं, बलूचिस्तान से आ रही हैं। और वो केपीके में तो हालत ही पठान खराब है। पठान तो मार पीट के ले लेते हैं। और क्लाशनिकोव पठान में लेके निकल मतलब, जाते हैं ट्रेन में। हाँ, वो पठानों का तो हाल ये है ना कि आपको ध्यान होगा कि अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि बिलावल भुट्टो ने कहीं अफगानिस्तान की तरफ से कुछ पैरवी कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि तू कौन होता है हमारी पैरवी करने वाला, हाँ, अपना अपना संभाल, हाँ, तेरे हमारे बारे में बात मत करना। तेरे यहाँ खाने को आटा नहीं, पीने को पानी नहीं, तो हमारी बात कैसे कर रहा है? इनकी इनकी तो हालत ये। और सर एक बात बताओ, ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, कोई भी बात करें अलतकिया है, सारा अलतकिया है। जब हथियार नहीं चलता, जब छुरी नहीं चलती, जब तलवार नहीं चलती, तब ये सबसे पावरफुल हथियार ये जबान वाला चलाते हैं, जिसका इंटेंशन होता है धोखा देना। इंटेंशन इज टू डिसीव, मतलब आप कुछ भी करें, इंटेंशन इज टू डिसीव। जब लोगों को धोखा हो जाता है, दिस इज व्हाट दे यूज। ये जो हिंदू का आजकल नया मैं देख रहा हूँ, हिंदू की सिंपैथी, और हिंदू हिंदू के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद का संजय सर आपको बताऊं, सेंसस कहता है इनका टोटल 100 हिंदू नहीं इस्लामाबाद में। किस हिंदू की बात कर रहे हो आप? कौन सा हिंदू रहता है इस्लामाबाद में? और और सिंध आज में भी रोज लड़कियों को अबडक्ट करके उनको हाँ, कन्वर्ट किया मियाँ जा रहा है। मिट्ठू ने दुकान खोल रखी, मियाँ मिट्ठू ने दुकान खोल रखी। और उसी मियाँ मिट्ठू के लिए इमरान खान नियाजी कहता है ये अब ये इससे कन्वर्जन की फैक्ट्री लगा रखी। और जब प्राइम मिनिस्टर बना, फिर उसी मियाँ मिट्ठू के पास गया, कह रहा ही इज माय स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। उसको 50 कमांडो दे रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए। बताओ उसको किससे डर है मियाँ मिट्ठू को? हजारों एफआईआर है उसके खिलाफ, क्या कर लिया आपने उसका मियाँ मिट्ठू का? रोज बेचारे हिंदुओं को किडनैप करते हो। यहाँ तो मैं कुछ पाकिस्तान से जो बेचारे हमारे हिंदू भाई आए थे, उनसे मिला था मैं एक टीवी स्टूडियो में। सर सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर बाय माय ऑनर, उन्होंने कहा था सिंध में बॉडी जलाने नहीं देते, कहते इत्र लगा के जलाओ, इसमें बदबू आती है। और ये मैं टीवी पे भी कह चुका हूँ, नेशनल टीवी पे कई बार कह चुका हूँ ये बात, कि बॉडी जलाने नहीं देते, मरे हुए का दाह संस्कार करने नहीं देते, कहते इसमें बदबू आती है, इसको इत्र लगा के जलाओ। और आप भी जानते, मैं भी जानते, ऐसी कोई बदबू नहीं आती, कुछ नहीं होता। मतलब पंच तत्वों में विलीन हो रहे, तो कौन सी बदबू, कौन सी खुशबू? पर ये वो मेंटेलिटी है, दिस इज जहादी। अग्नि तो प्योरीफाई करती है, वो तो शुद्ध हाँ, करती है। ये जिहादी मेंटेलिटी है सर। और आज ये जो हिंदुओं के लिए हम दिखा रहे हैं ना, हमें हिंदुओं का दर्द है, इन्हें पता भारत के बिना इनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ये आईएसआई आईएसपीआर की कहानी। इसलिए आप देखिए हिंदुओं के तरफ ये, अरे सुमित भाई ट्रेड करना चाहिए, अरे सुमित भाई पुरानी बातें छोड़नी चाहिए, ये चीनियों से सीख गए फॉर्मूला। जैसे वेंगी यहाँ आता है,
कहते कोई बात नहीं, 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 देखो बॉर्डर पे सब चल रहा, हमें ना अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। मतलब इन्हें लगता है कि हम यहाँ बेवकूफ बैठे हैं, ये तुम्हारे झांसे में फंस जाएंगे। ये भूल गए सर, इनको डर लग रहा है जितना मिसाइल टेस्ट करे, जितने हथियार टेस्ट करे। बाय द वे इन्होंने बहुत सालों बाद एक नोटैम लगाया था, 2-4 दिन पहले की बात है, वो मिसाइल फट गया, वो टेस्ट ही नहीं हुआ लास्ट टाइम। वो चाइनीज था ना सर, चाइनीज था ना। अब चाइनीज को तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, कहान तो वही है। चाइनीज मिसाइल इनकी फिर फट गई, और इन्हें डर लग रहा भारत के असली हथियार से। अभी देखिए भारत का डर इतना है, भारत के डर के कारण ये तहरीके तालिबान से नहीं लड़ पा रहे। इंपोर्टेंट निपुंसक आर्मी हो गई है इनकी, लड़ नहीं पा रही है, क्योंकि लग रहा है यार कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। पर आप कुछ भी कहे, जब तक इस सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन चेंज नहीं होगा, ये हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है सर। इन वही वाली बच्चों बात है ना, जो कल आप 2-3 दिन पहले जो मोहन भागवत जी ने कहा था कि ये जो इनको है सुप्रीमेसिज्म जो है इनका, साहब के हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे शानदार कोई नहीं, हमारा ही मजहब जो है वो बेस्ट है और किसी को जिंदा रहने का हक नहीं। तो ये पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा है ही। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये पाकिस्तान की ये जो हालत है, और पाकिस्तान अगर कोलैप्स हुआ तो जो हमारे यहाँ जो एक पाकिस्तान पल रहा है उसका क्या होगा? उसके तो दिल के इरादे आंसू में बह गए, हाँ वफा करके भी तन्हा रह गए। वो तो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। हमारे पर सर ओवैसी साहब क्या करेंगे? ओवैसी साहब की तो देखिए दुकान चलेगी, वो सीरिया पे बात करेंगे, फिर अल्जीरिया पे बात करेंगे, मोरक्को पे करेंगे, मोरतानिया पे करेंगे। 57 मुसलमान मुल्क है, उन्हें क्या टेंशन है, किसी पे भी कर लेंगे। देखिए वो अपनी दुकान चलाते हैं। अगर ओवैसी साहब का इतना दबदबा होता तो एक सीट पे नहीं होते ना, इस तो बड़ी सीटें होती, होती 50-100 सीटें होती, तो कहते यार इनका दबदबा। ये तो हैदराबाद में शुरू होते वहीं खत्म होते, माइनस तो ये तो है ही। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें जहां कुछ मुसलमान मिले उसकी बात करनी। अभी टर्की पे बात करेंगे, अभी वो खलीफा की वकालत करेंगे। खलीफा भी तो है हमारा, 84% इन्फ्लेशन है सर उसके यहाँ। वर्ल्ड हाईएस्ट इन्फ्लेशन अभी टर्की में है, पर खलीफा पूरी जगह खड़ा है। और वो अब भी वो भी गजवा हिंद के सपने देख रहा है। वो देखिए गजवा वो खिलाफत उस्मानिया बना रहा है वापस यूरोप में। हिंद वापस लौटेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो सोच रहा होगा डॉलर में अपने प्रिंटिंग प्रेस में छाप दूंगा और और सारा काम। उसकी वजह से सऊदी अरब डरा हुआ है, क्योंकि वो जो मक्का मदीना जो थे वो उस खिलाफत उस्मानिया के ही अंदर में आया करते थे। और वो तो 1925 में है आपके अंग्रेज़ों ने इसको, ये जो नजद का बादशाह है जो सऊदी है, इसको प्रवोक करके और कब्जा करवा दिया था हिजाज पे, जहाँ मक्का मदीना होते हैं। तो उसको भी डर लग रहा है, तो वो भी जो है वो तुर्की के खिलाफ है। और जो तुर्की के इसीलिए पाकिस्तान से इसके जो रिश्ते खराब हुए, उसमें तुर्की वाला भी एक रोल है बहुत बड़ा। सर उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देख रहा था, 10-12 बिलियन डॉलर बचे केवल। उसकी अच्छा, तो हालत वो भी पाकिस्तान वाली बोट में ही है। बिल्कुल, वो उसकी हालत पाकिस्तान से खराब है। बट उसने क्या, उसने इसके पास एक ब्लफ है, कह रहा है यार अगर तुम ऐसे पंगा लोगे, मैं यहाँ से ना सब मुसलमानों का दरवाजा खोल दूंगा ग्रीस के लिए। मैं यूरोप को, आई विल इस्लामाइज यूरोप विद द इमिग्रेंट्स। वो ये कार्ड लेके बैठा है, जैसे ये इस्लामिक बॉम्ब लेके बैठे, वो ये वाला कार्ड लेके बैठा है। मुझसे पंगा लोगे तो अब दुनिया उसे जिंदा रख रही है, मजबूरी में जिंदा रख रही है। देखिए अब इस्लामिक ब्लैकमेल, इस्लामिक बॉम्ब, इस्लामिक इमिग्रेंट, इन तीनों चीजों का इतना डर है दुनिया में, या तो इस्लामिक बॉम्ब, या इस्लामिक इमिग्रेंट, या इस्लामाइजेशन। ये तीन चीजों से इनकी दुकान चल रही है लिटरेरी आजकल दुनिया। आप देखिए फ्रांस में 8-9% मुसलमान है, क्या क्या कोहराम मचा दिया उन्होंने। अब यहाँ कल मैं देख रहा था, ब्रिटिश एक टीवी पे डिबेट था, ब्रिटिश एयरवेज में ने 6% मुसलमान है ब्रिटिश एयरवेज में, स्टाफ में उनके 1% मुसलमान ही हिजाब कर दिया सर ड्रेस में। ऑफिशियल ड्रेस ऑफ ब्रिटिश एयरवेज विल हैव नाउ हिजाब। ये हो रहा है वहां पे। जबकि सऊदी में हिजाब बैन हो गया, रिलीजियस पुलिस बैन हो गई। ईरान में 109 लोग डेथ रो पे अभी, कि भाई इन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो महासा के फेवर में, इनको मारना है। तो कल मुझे कोई पूछ रहा था ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा 110 लोग कौन सी बड़ी बात है। अगर आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में देखो तो टर्मोइल, मुस्लिम्स आर किलिंग मुस्लिम्स एवरीवेयर। मोरक्को, मरतानिया, अल्जीरिया, सीरिया, सूडान, सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन, कहा मुसलमान मुसलमान को नहीं मारा। 99% मुसलमान भी अपने यहाँ सेफ नहीं है। पाकिस्तान में कौन किसको मार रहा, अफगानिस्तान में कौन किसको मारा। अफगानिस्तान का बर्थ रेट 3.5, डेथ रेट 13.5%। कैसे, वहां तो ना बीजेपी है, ना आरएसएस है, ना हिंदू, कौन किसको मार रहा है वहां पे। इन सब जगह पे इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल है। मैंने कहा आप कितनों को बचा लोगे। 109 की आप बात करोगे, ठीक है, बच भी गए तो बाकी कितनों को बचा लोगे। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर ही देखो, रोज कितने मर रहे हैं, कौन किसको मार रहा है वहां पे। ये एक फंडामेंटल चीज का सवाल नहीं दे रही। ये जो मेंटेलिटी है, ये अब मेंटेलिटी इनका ही पतन कर रही है। क्योंकि ये जो अब, ये मुझे कल कोई कह रहा था, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहा है, जो तालिबानी है, कह रहा सर ये सब कुछ कर सकते हैं, हुकूमत नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों।
कह रहा इन्हें लड़ना आता, बस मरना और मारना आता है, इसके अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं। आप इनको हुकूमत दो, कहते तो पक गए, तंग आ गए, ये तो लड़ाई ढूंढ रहे, दैट ट्राइंग टू क्रिएट अ वॉर। अब कुछ कोई नहीं मिला तो पाकिस्तान को ठोकने चले, जिसने इनको बनाया उसको ठोकने चले। कह रहा ये सच्चाई है। कह रहा ये बिना जंग के नहीं रह सकते। कहता हम तो खुश थे, अमेरिका यहाँ था। मैंने कहा क्यों? कह रहा अमेरिका इनको एंगेज करता रहता था, ये आपस में भिड़ते रहते थे, हमारा अच्छा था। कह रहा अमेरिका के जाने का पैसे का नुकसान हुआ और ये नुकसान भी हुआ, ये खाली हो गए। जैसे वो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स कॉज कैंसर। कह रहा अब उनको बचपन से आपने तरबियत यही दी, गाजी, गजनवी, शाहिद, शहीद, ये फिदाइन। कह रहा वो करेगा क्या अब ना, उसको तो और कुछ आता ही नहीं ना, 5-6 वर्डों के अलावा उसकी दुनिया बंद है। और उसको आपने बोल दिया तू तो यहाँ वैसे धक्के खा रहा, वहां तेरी बड़े मजे होंगे यार, सब कुछ मिल जाएगा तुझे। और यूएस अपने हथियार और छोड़ गया उसके लिए। इन्हीं के लिए तो छोड़ गया, पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों को लगा कि हमने अमेरिकनों का मामा बना दिया। कह रहे बेटा चिंता मत करो, हम दादू है। हथियार सारे छोड़ गया, सारा डंका माल छोड़ गया, ताकि वो हथियार तालिबान और तहरीके तालिबान इनके अगेंस्ट यूज करे। तभी तो हालत खराब है सर। 8,000 लोगों से क्यों डर रहे हैं? पाकिस्तान की आर्मी 8,000 लोगों से डर रही है, क्यों डर रही है? अमेरिकन हथियार भी तो मुझे बोल रहे थे, कह रहे थे अमेरिकन हथियार भी। मैंने कहा हाँ, तुम्हें लगा तुम सबको बेवकूफ बना लोगे बेटा, कर्मा कम्स बैक। याद रखना, कर्मा इज द मोस्ट यू नो इज द एपिसेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। अगर तुम ये कर्म का साइकिल भूल जाओगे, तुम्हारा विनाश निश्चित है। आज कल परसों योर विनाश इज निश्चित, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर विनाश। सो ये कर्म का साइकिल भूल गए थे सर। और सनातनियों से पंगा लेना कोई आसान थोड़ी ना है। कल भागवत जी ने बोला 1000 साल का इस्लामिक ऑनस्लॉट हुआ, तब आप कुछ नहीं कर पाए, आज की डेट में क्या कर लो? यही तो हम लास्ट डिबेट में भी कह रहे थे, आपने 1000 साल से तुम कुछ नहीं कर पाए। ये रिलीजियस सुप्रीमेसी वगैरह ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स है। सभ्यता हमारी 1 लाख साल पुरानी है, 50,000 साल से ज्यादा को तो साइंटिफिक प्रूफ है। अब तो आप इनको कई बार कई लोगों को ये भ्रम होता कि 1400 साल पहले ही दुनिया शुरू हुई थी। अब मैं आपको इजिप्ट के वो थे प्रेसिडेंट फरूकी साहब शायद यार, उसने एक बार बोला था, कह रहा कि सम पीपल थिंक इस्लाम स्टार्टेड ऑन 14 अगस्त 1947। कह रहा नहीं यार, पाकिस्तान के बनने से पहले भी इस्लाम था और तब भी रहेगा। तुम ये मत सोचो कि तुम इस्लाम के ठेकेदार हो और तुमने इस्लाम बनाया। अब इस्लाम का सबसे बड़ा कस्टोडियन, आप देखिए दुनिया में ये क्या गेम खेल रही है। मोहम्मद MBS नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, मक्का नहीं है, मदीना नहीं है। इस्लाम का सबसे बड़ा कस्टोडियन है शरीफ, बाजवा, ख्वाजा, नियाजी और इस्लामाबाद। मतलब आपको नहीं लग रहा देयर इज अ इंटरनल टसल विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ इस्लाम? अब जब ये कहते हैं उसने देखिए भिखारी तो कम से कम लीडर नहीं हो सकता। नहीं, भिखारी लीडर, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही, बैंग ऑन। भिखारी तो लीडर, मतलब उसी सऊदी अरबिया से आप वो पोजीशन छीनना चाहते हो और वहीं पहुंच जाते हो, भाई साहब पैसे दे दो। मतलब what kind of a hypocrisy is this? But hypocrisy in Pakistan are synonyms sir. ये तो synonyms है। आपको इसमें भिखारियों उठेंगे की बात आई, आपको भिखारियों की याद आई तो आपको याद है कि आज से 30, 40, 50 साल पहले मुंबई के जो भिखारियों के गैंग थे वो बड़े फेमस हुआ करते थे। और वो बच्चों को पकड़ते थे, उनको किसी को लंगड़ा बनाते थे, किसी को लूला बनाते थे, किसी को अंधा बनाते थे जिससे भीख मिल सके। अब उनको देख-देख के मुझे आजकल पाकिस्तान की याद आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, दुनिया में किसी की इज्जत का इतना बड़ा फलूदा बन गया हो। आप बताइए, आपने पिछले 20-25 साल में किसी को ऐसा चैरिटी मेला लगाते हुए देखा? भिखारी मेला, आके पैसे दे दो। कभी कहते हैं कि साहब के हमारे फ्लड आ गया, कभी कहते हैं साहब हमारे लड़का भी भूकंप आ कारण गया, कभी कभी कहते हैं कि साहब की हमारे कोई बीमारी आ गई, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी वही वाली बात है कि किसी को लंगड़ा बनाते थे वो मुंबई वाले भिखारी वाले गैंग जो थे, किसी को लूला बनाते थे। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट यही करता रहता है, कभी फ्लड आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो सर, किसी न किसी बहाने से बस भीख जो है वो बटोरते जाओ। चलिए लड़का भी ये लड़का तो भी नहीं, जाते-जाते एक रीज़न बता देता हूँ सर। इन्होंने हुआ क्या था, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो था, कॉन्ट्रैक्ट लिया पाकिस्तानी कंपनियों ने डैम का और आउटसोर्स किया चीनियों को। 42 डैम जो चीनियों ने बनाए रहे थे, पूरे 42 के 42 ढह गए। फ्लड इसलिए आया, फ्लड आने का कारण चाइनीज डैम है, जो आपको इनका एक सबसे बड़ा डैम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मंगला डैम या कुछ है जो ऊपर है, जो अमेरिकनों ने बनाया था। मंगला डैम तो झेलम के ऊपर है और हाँ, वो ऊपर क्या डैम, कोई डैम, सिंधु के ऊपर है तरबेला। हाँ एक बड़ा डैम है जिसके 52 साल हो गए, अमेरिकनों ने बनाया, अब भी खड़ा है। पर चाइनीज ने 42 डैम बनाए थे, 42 के 42 बह गए।
अब इफ दे डू टैंगो विद द डेविल, दिस इज व्हाट द आउटकम इज। शैतान की दोस्ती भारी पड़ती, ये आपको चाइना ने बता दिया। पूरे बैलेंस डैम बह गए और पूरा पाकिस्तान डूब गया। चलिए, तो अब ये भिखारी कांड चलता रहेगा, इस पर ये अच्छा है, हमको एंटरटेनमेंट भी मिलता रहेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी, आज के थैंक इस यू वेरी मच। कार्यक्रम में आने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सर, वंदे मातरम सर।